नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है ऊनी वस्त्रों एवं वेस्टेड वस्त्रों में निर्माण की प्रक्रिया क्या है, हम ये देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम आधी निर्माण की प्रक्रिया देख चुके हैं। किसी कारणवश से जो हमारी वीडियो थी वो वहाँ पे बंद हो गई थी, इस वजह से मैं इसको दूसरे वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ऊनी वस्त्र है और जो वेस्टेड वस्त्र है उनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, इनके निर्माण की जो प्रक्रिया में हमने जो सबसे पहले देखा था वो देखा कि भेड़ से ऊन को काट कर एकत्र करना। पहले हम चाहे ऊनी वस्त्र बनाए या वेस्टेड वस्त्र बनाए, दोनों का जो निर्माण की प्रक्रिया होगी वो 7 स्टेज तक एक समान होगी, लेकिन यहाँ से जो होगा वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो भेड़ से ऊन काट कर एकत्र करना, सबसे पहले हम यही करेंगे। शेयरिंग ऑफ सीप्स, हम जो भेड़ होंगे उससे बालों को निकाल लेंगे। सेकंड में हम क्या कर रहे थे, छटाई एवं श्रेणीकरण करना। जो भी हमने बाल काट लिए हैं भेड़ से, उनके हम छटाई करेंगे, यानी कि उनको शॉर्टनिंग एंड ग्रेडिंग करेंगे, उनको ग्रेड देना। अगर वो लंबे रेशे हैं तो हम वेस्टेड वस्त्र बनाएंगे और अगर वो छोटे रेशे हम ऊनी वस्त्र बनाएंगे। जब हमने देखा था कि ऊनी वस्त्रों और वेस्टेड वस्त्र में क्या अंतर होता है, वहाँ पे हमने देखा था कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो छोटे रेशों से बनाए जाते हैं और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं वो लंबे रेशों से बनाए जाते हैं। तो हम सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, जो बाल हमको मिले हैं भेड़ से उनको हम उनकी छटाई करेंगे और उनको ग्रेड देंगे। अगर लंबे रेशे होंगे तो वेस्टेड वस्त्र बनाएंगे और छोटे रेशे होंगे तो ऊनी वस्त्र बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमको बाल मिल चुके हैं सेकेंड स्टेज में। आगे हम क्या करेंगे, उनकी सफाई एवं धुलाई करेंगे। जो भी उनकी गंदगी है, अगर भेड़ के शरीर पर वो बाल है तो उसमें काफ़ी गंदगी होगी, तो उनकी सफाई एवं धुलाई करेंगे, क्लीनिंग एंड स्कोरिंग करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने सफाई कर दी, ऑब्वियस सी बात है जब हम सफाई कर रहे हैं बालों की तो पानी से करेंगे। उसके बाद उसको सुखाने के ड्राइंग की प्रक्रिया करेंगे। जो बाल हमारे गीले हुए हैं, भेड़ के जो ऊन प्राप्त हुआ है उसको हम सुखाएंगे। सुखाने के बाद जो बाल होंगे उनमें ड्राइनेस आ जाएगी। उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर तेल लगाएंगे, यानी कि ऑयलिंग करेंगे। अगर तेल नहीं लगाएंगे तो जो अगर हम ऊनी वस्त्र बना रहे हैं तो जो हमारे बाल हैं वो बार बार टूटेंगे। जो हमें भेड़ से बाल प्राप्त हुए हैं वो बार बार टूटेंगे, इसीलिए उस पर ऑयलिंग प्रोसेस की जाएगी। ऑयलिंग प्रोसेस करने के बाद हम उनको ब्लेंडिंग कर देंगे, यानी कि उन सारे रेशों को मिश्रित कर देंगे। और मिश्रित करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, कार्डिंग प्रक्रिया करेंगे, यानी कि धुनाई प्रक्रिया करेंगे। कार्डिंग क्या होता है, अगर आप नहीं पता तो आप मेरी टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी वाली क्लास देखें, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिफाइन किए हैं कि कार्डिंग, कॉम्बिंग, ये चीज़ें क्या होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो 7th प्रोसेस है कार्डिंग प्रक्रिया, यानी कि धुनाई प्रक्रिया है, यहाँ से जो अब हमारे वेस्टेड वस्त्र और ऊनी वस्त्र हैं इनकी बनने की प्रक्रिया अलग हो जाएगी। ठीक है, जो ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र एवं वेस्टेड वस्त्र, यहाँ से इनकी जो बनने की प्रक्रिया है वो अलग अलग हो जाएगी। जो ऊनी वस्त्र हैं उनकी निर्माण की प्रक्रिया में यहाँ से क्या होगा, इनकी कम धुलाई होगी, कम धुनाई होगी, यानी कि लेस कार्डिंग किया जाएगा। और जो कार्डिंग की जाएगी वो कैसे की जाएगी, म्यूल फ्रेम से की जाएगी। ठीक है, म्यूल फ्रेम पर की जाएगी। और जो ऊनी वस्त्र है उनमें कार्डिंग की प्रक्रिया, यानी कि धुनाई की प्रक्रिया। जब हम कोई कपड़ा बनाते हैं, जैसे हमने कॉटन के वस्त्रों को देखा है कि उनको धुनाई किया जाता है बनाने से पहले, वैसे ऊनी रेशों में भी धुनाई की जाती है। तो कम धुनाई की जाती है इन पे। धुनाई करने के बाद, कार्डिंग प्रक्रिया करने के बाद हम क्या कर देंगे, कताई कर देंगे, यानी कि स्पिनिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्पिनिंग स्टार्ट करेंगे। जब हमारी स्पिनिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बुनाई स्टार्ट कर देंगे। बुनाई यानी कि वीविंग प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बुनाई स्टार्ट हो जाएगी। और जब हमारी बुनाई हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है हम परिसज्जा करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, फिनिशिंग करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे ऊनी रेशों की बनने की प्रक्रिया। ऊनी रेशों को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, भेड़ से बालों को एकत्र करेंगे, उनके बाद उसको छटाई एवं उसका श्रेणीकरण करेंगे। फिर थर्ड हम उनकी सफाई एवं धुलाई करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर उनका तेल लगाना,
फिर उनको मिश्रित करना और धुनाई करना। धुनाई करने के बाद हम ऊनी वस्त्रों में देख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या होगी, इनकी धुनाई जो होती है वो कम की जाती है। धुनाई करने के बाद हम कताई करेंगे, कताई के बाद बुनाई करेंगे और बुनाई के बाद परिसज्जा करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऊनी वस्त्र होगा वो पहनने योग्य हो जाएगा। लेकिन जो वेस्टेड वस्त्र है, वेस्टेड वस्त्र में अंतर क्या आ रहा है, हम इसको देखेंगे। वेस्टेड वस्त्र में हम क्या करेंगे, जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं इन पे धुनाई अधिक की जाती है, अधिक धुनाई प्रक्रिया, यानी कि इन पे जो कार्डिंग प्रक्रिया होती है, मोर कार्डिंग किया जाता है और किसी भी मशीन पे किया जाता है। ठीक है, किसी भी मशीन पर किया जा सकता है। जैसे हमें पता है कि ऊनी वस्त्रों के लिए म्यूल फ्रेम पर किया जाता है, लेकिन जो वेस्टेड वस्त्र हैं उन पे जो धुनाई की जाएगी वो किसी भी मशीन पर की जाएगी। और फिर इसके बाद इसमें कंघी करना, ठीक है, कंघी करना किया जाएगा। कंघी यानी कि कॉम्बिंग प्रक्रिया की जाएगी। हमने जब वेस्टेड वस्त्र और ऊनी वस्त्रों में अंतर पड़ा था तो हमने देखा था कि ऊनी वस्त्र है उनमें कॉम्बिंग प्रक्रिया नहीं की जाती, लेकिन जो वेस्टेड वस्त्र है उन पर कॉम्बिंग प्रक्रिया की जाती है। इन पर कॉम्बिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, क्योंकि रेशे काफ़ी लंबे होते हैं, इनको समांतर करने के लिए, एक समान करने के लिए इन पर कॉम्बिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद इस पर क्या किया जाएगा, खींचना प्रोसेस किया जाएगा। खींचना यानी कि ड्रेविंग प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, ड्रेविंग प्रक्रिया की जाएगी, खींचने की प्रोसेस की जाएगी। और फिर इसके बाद खींचने के बाद, ड्रेविंग प्रोसेस के बाद वेस्टेड वस्तुओं में क्या किया जाएगा, घुमाना एवं ऐंठन देना, जिसको हम बोलते हैं रोविंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, रोविंग एंड ट्विस्टिंग प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद इसके बाद नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर जब रोविंग एंड ट्विस्टिंग प्रक्रिया हो जाएगी तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कताई करेंगे, यानी कि स्पिनिंग प्रक्रिया करेंगे। कताई करेंगे रेशे का, और कताई करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर आगे बुनाई, वीविंग प्रक्रिया करेंगे। बुनाई, वीविंग प्रोसेस करेंगे। और फिर वीविंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो वस्त्र है उसमें क्या करेंगे, परिसज्जा करेंगे, फिनिशिंग प्रोसेस करेंगे, फिनिशिंग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ऊनी वस्त्र है और वेस्टेड वस्त्र है उनकी जो आधी प्रक्रिया होती है वो सेम होती है। धुनाई प्रक्रिया के बाद जो प्रक्रिया होती है निर्माण की वो अलग हो जाती है। वेस्टेड वस्त्रों में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, भेड़ से ऊन एकत्र करेंगे, फिर उस ऊन की छटाई हम श्रेणीकरण करेंगे, उसके बाद उसकी सफाई करेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, फिर उसके बाद उसमें तेल लगाएंगे, मिश्रित करना है, धुनाई करना। धुनाई करने के बाद वेस्टेड वस्त्र जो होते हैं उनमें धुनाई प्रक्रिया कम की जाती है, उसके बाद उनमें कॉम्बिंग प्रक्रिया भी की जाती है, और कॉम्बिंग प्रक्रिया करने के बाद उनमें ड्रेविंग प्रक्रिया की जाती है, और ड्रेविंग के बाद घुमाना, ऐंठन देना किया जाता है, और उसके बाद कताई की जाती है, और कताई के बाद बुनाई प्रक्रिया, और बुनाई के बाद परिसज्जा की जाती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ऊनी वस्त्रों एवं वेस्टेड वस्त्रों में क्या निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देख चुके हैं, ये निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम सिंपल में देखें तो कैसे होता है वेस्टेड वस्त्र, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊन एकत्र करना। ठीक है, ऊन एकत्र करना, ये प्रोसेस को हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। ऊन एकत्र करने के बाद हम क्या करेंगे, उस ऊन की छटाई करेंगे, छटाई करेंगे और श्रेणीकरण करेंगे। ठीक है, उसको ग्रेडिंग करेंगे, लंबा ऊन जो होगा उसको अलग करेंगे और छोटा जो होगा उसको अलग करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सफाई एवं धुलाई करेंगे, उसकी सफाई करेंगे पानी से। फिर उसके बाद उसे सुखाना यानी कि ड्राइंग प्रक्रिया की जाएगी, और फिर उस पर तेल लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। जब तेल लगा लेंगे तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, मिश्रित करना। ठीक है, उसको ब्लेंडिंग कर देंगे, फिर ब्लेंडिंग के बाद उसमें धुनाई प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि कार्डिंग प्रक्रिया की जाएगी। फिर कार्डिंग प्रक्रिया के बाद वेस्टेड वस्तु में क्या होती है, धुनाई प्रक्रिया कम की जाती है। ठीक है ना, सॉरी, अधिक की जाती है। जो वेस्टेड वस्तु होते हैं उस पर धुनाई प्रक्रिया अधिक की जाती है, और फिर इसके बाद क्या की जाती है, कंघी करना।
ठीक है, ये हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं और हमको पढ़ना भी ऐसे ही है ये प्रोसेस। ये काफ़ी बार एग्जाम से में पूछा जा चुका है, नेट के एग्जाम से में पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है। तो हमें ये ऐसे ही याद करना है, लंबी लंबी लाइनें हमें याद नहीं करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ड्राइविंग प्रक्रिया करेंगे। ड्राइविंग यानी कि मतलब होता है खींचना, जो रेसे होंगे हम उसको ऐसे घुमाव में खींचेंगे, ठीक है। खींचना, ड्राइविंग प्रक्रिया खींचेंगे। ड्राइविंग के बाद क्या करेंगे हम, उसमें खींचना, खींचने के बाद घुमाना एवं ऐंठन देना, रोविंग एंड ट्विस्टिंग करेंगे। फिर इसके बाद कताई करेंगे और कताई के बाद बुनाई करेंगे और बुनाई के बाद क्या करेंगे, परिसज्जा करेंगे, ठीक है। परिसज्जा यानी कि फिनिशिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये तो है वेस्टेड वस्त्र का। अब हम देखते हैं ऊनी वस्त्र को हम जो निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या करेंगे। इसमें भी हमें पता है, इसमें भी हम ऊन एकत्र करेंगे, एकत्र करना। फिर इसके बाद हम इस ऊन को जो एकत्र किया है इसकी छटाई करेंगे, छटाई एवं श्रेणीकरण करेंगे। फिर इसकी हम सफाई करेंगे, सफाई एवं धुलाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें भी सुखाना प्रोसेस होगा, सेम होगा आधा, ठीक है। फिर इसमें तेल लगाना होगा, फिर इसको मिश्रित करना और फिर इसकी धुनाई करना, ठीक है। धुनाई इसमें कैसे कितनी की जाती है, ऊनी वस्त्रों में कम की जाती है। अब जब यहाँ से हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, धुनाई की प्रोसेस से हमारा वो जो प्रक्रिया है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। धुनाई ऊनी वस्त्रों में कम किया जाता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, और हम एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे जी, जो धुलाई की जाती है ऊनी वस्त्रों में वो किस में की जाती है, म्यूल फ्रेम पर की जाती है, ठीक है। म्यूल फ्रेम पर की जाती है। धुनाई के बाद हम क्या करेंगे, सीधे कताई कर देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धुनाई के बाद कंघी कर रहे हैं, कंघी के बाद खींचना कर रहे हैं, खींचने के बाद घुमाना है, ऐंठन देना कर रहे हैं वेस्टर्न वस्त्र में। लेकिन जो ऊनी वस्त्र है उसमें क्या करेंगे, धुनाई के बाद सीधे हम कताई प्रक्रिया कर देंगे और कताई प्रक्रिया के बाद बुनाई प्रक्रिया करेंगे, बुनाई करेंगे यानी कि वीविंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और वीविंग के बाद हम क्या कर देंगे, सीधे परिसज्जा कर देंगे, ठीक है। तो ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे ऊनी वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया करेंगे और कैसे वेस्टेड वस्त्रों के करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ऊन का श्रेणीकरण, यानी कि जो क्लासेस ऑफ वूल है वो क्या है। क्लास 1 वूल क्या है, क्लास 2 वूल क्या है, क्लास 3 वूल क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। अब हम देखेंगे ऊन का श्रेणीकरण, क्लासेस ऑफ वूल। तो इसमें जो वूल होते हैं, वूल के भी टाइप्स होते हैं, मतलब कि उसका जो क्लास होता है वो होता है, ठीक है। जैसे क्लास 1 वूल क्या होता है, ठीक है। कौन से वूल को हम क्लास 1 वूल बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम श्रेणी का ऊन, ठीक है। क्लास 1 ऊन क्या है, जो क्लास 1 वूल होते हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मेरिनो ऊन जो होती है वो क्लास 1 वूल होती है, क्लास 1 वूल होती है। मेरिनो भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है हमको, मेरिनो वूल को क्या बोला जाता है, क्लास 1 वूल बोला जाता है। और जो मेरिनो वूल होती है ये हमको कहाँ से प्राप्त होती है, मेरिनो जाति के भेड़ों से प्राप्त होती है, भेड़ों से प्राप्त होती है क्लास 1 ऊन। और ये मेरिनो जाति की जो भेड़ें होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, स्पेन में गडेरियो द्वारा पाले जाते हैं, स्पेन में गडेरियो द्वारा पाले जाते हैं, ठीक है। मेरिनो जाति के भेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो मेरिनो जाति के भेड़ कहाँ पे, स्पेन में पाई जाती है। और ये ऊन सर्वश्रेष्ठ ऊन होता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ऊन होता है, इसीलिए इसको क्लास 1 ऊन बोला जाता है। और इस भेड़ से जो रेशे हमको प्राप्त होते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है, ठीक है। और जो ये रेशा है ये हमें कैसा प्राप्त होता है, कोमल होता है, मजबूत होता है, सूक्ष्म, महीन, बारीक और सौंदर्यशाली होता है, ठीक है। सौंदर्यशाली रेशा प्राप्त होता है।
मजबूत होता है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म बारीक होता है, और इसके बाद ये कैसा होता है, कोमल होता है। ठीक है। और इसमें जो सालकों की संख्या है, यानी कि जो क्रिम्प होता है, सालकों की संख्या कितनी होती है, 3000 से 4000 प्रति इंच होता है। ठीक है, 3000 से 4000 प्रति इंच पाई जाती है सालकों की संख्या। सालके यानी कि क्रिम्प, जो 1 इंच में जो क्रिम्प होंगे वो कितने होंगे, 3000 से 4000 इंच प्रति इंच सालकों की संख्या मेरिनो वूल में पाई जाती है। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ ऊन बोला जाता है। ठीक, साल के क्या होते हैं, क्रिम्प होते हैं। और क्रिम्प्ड वूल सीधे स्ट्रेट ना होके इस तरीके से होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ वूल, मजबूत, सूक्ष्म, बारीक, कोमल, और सालकों की संख्या प्रति इंच कितनी है, 3000 से 4000 पाई जाती है मेरिनो वूल में। और मेरिनो जो भेड़ होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, स्पेन में पाई जाती है। ठीक है, और इनकी लंबाई कितनी होती है, 1 से 5 इंच होते हैं। 1 से 5 इंच में 1 इंच हम लेंगे तो उसमें सालकों की संख्या 3000 से 4000 होगी। ये तो हमने देख लिया क्लास 1 वूल क्या होता है। अब हम देखेंगे क्लास 2 वूल कौन सा होता है। सेकंड हम देख रहे हैं क्लास 2 वूल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्वितीय श्रेणी का वूल। ये ऊन हमें जिन भेड़ों से प्राप्त होता है, ये भेड़ कहाँ पाए जाते हैं, इंग्लैंड में पाए जाते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। ठीक है, लैंड लैंड है पीछे से, हमें याद करने के लिए सही है। इसमें ये भेड़ क्या होते हैं, भेड़ पाए जाते हैं। क्लास 2 वूल जिन भेड़ों से हमें प्राप्त होता है, ये भेड़ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड में ये भेड़ पाए जाते हैं। जो क्लास 2 वूल है ये भी उत्तम किस्म की होती है। ठीक है, उत्तम किस्म की होती है, परंतु मेरिनो वूल की ये बराबरी नहीं कर पाती है। ठीक है, बराबरी नहीं कर पाती है। ठीक है, मेरिनो वूल क्या है, सर्वश्रेष्ठ वूल है। तो जो क्लास 2 वूल है ये भी उत्तम किस्म की होती है। ये भी लगभग मेरिनो वूल जैसी होती है, लेकिन जो मेरिनो वूल है उसकी जो बराबरी है वो क्लास 2 वूल नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता है उस चीज़ को हम आगे समझेंगे। जो क्लास 2 वूल है इसके जो रेशे होते हैं वो कितने लंबे होते हैं, 2 से 4 इंच तक होते हैं। ठीक है, 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। और जो मेरिनो वूल हमने देखी थी, मेरिनो वूल हमने देखा था कि उसकी जो लंबाई होती है 1 से 5 इंच तक होती है। ठीक है, तो जो क्लास 2 वूल है जिसे हम, जो हमें कहाँ से, कौन, जो भेड़ों से प्राप्त होता है, जिसे हम उत्तम श्रेणी का वूल बोलते हैं, ये कितना, 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। इसमें भी जो सालकों की संख्या होती है, सालकों की संख्या अधिक पाई जाती है, अधिक होती है, परंतु मेरिनो से कम। ठीक है, जो भी चीज़ होगा इसमें मेरिनो से कम होगा। ठीक है, मेरिनो वूल से कम होगा, परंतु मेरिनो वूल से कम। और इन रेशों से क्या बनाए जाते हैं, जर्सी बनाए जाते हैं, स्वेटर बनाए जाते हैं, और क्या बनाए जाते हैं, पुलोवर बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं क्लास 2 वूल। क्लास 2 वूल में हमने देखा कि जो क्लास 2 वूल होता है हमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड भेड़ जो यहाँ पे पाए जाते हैं उनसे प्राप्त होता है। ये भी उत्तम कोटि का वूल होता है, परंतु ये क्या है, मेरिनो वूल से बराबरी नहीं कर पाता है। फिर इसके रेशो की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2 से 4 इंच तक होती है। इनमें साल्कों की संख्या अधिक होती है परंतु मेरिनो वूल से कम होती है। ठीक है। और जो क्लास 2 वूल है इसमें जर्सी, स्वेटर, पुलोवर आदि बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे क्लास 3 वूल कौन सा होता है। क्लास 3 वूल जो है जिसे हम तृतीय श्रेणी का ऊन कहते हैं, जो क्लास 3 वूल होता है ये जिन भेड़ों से हमें प्राप्त होते हैं, ये भेड़ कहाँ पाए जाते हैं, ये भेड़ इंग्लैंड और अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो भेड़ होते हैं ये भेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये इंग्लैंड में पाए जाते हैं और अमेरिका में पाए जाते हैं। और इन भेड़ों से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो रेशों की लंबाई कितनी होती है, 4 इंच से 18 इंच होती है। ठीक है, 4 से 18 इंच तक होती है। इनसे जो हमें रेशा प्राप्त होगा वो कैसा होगा, निम्न कोटि का होगा। ठीक है, निम्न कोटि का होता है। निम्न कोटि का क्यों होता है, क्योंकि जो रेशे होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, रुक्ष, खुरदुरे, कंकरीले एवं कड़े होते हैं, इसलिए हमें इन्हें निम्न कोटि का ऊन प्राप्त होता है। और इनमें जो साल्कों की संख्या होती है, क्रिम्प जो होता है, साल्कों की संख्या कम होती है। ठीक है, संख्या भी कम होती है। अगर जिस ऊन में साल्कों की संख्या यानी कि क्रिम्प्ट, ऐसी क्रिम्प्ट कम है तो वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीके से जो क्लास 3 वूल है इनमें जो क्रिम्प होते हैं वो कम होते हैं। और ऐसे रेशों से क्या होता है, वस्त्र बनाना कठिन होता है। ठीक है, बनाना कठिन होता है। हमें पता है कि जो बिना क्रिम्ड वूल होता है उसमें हम घुमाव नहीं दे सकते हैं, उसको हम खींच नहीं सकते हैं। अगर हम बिना क्रिम्ड वाले ऊन को खींच देते हैं तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए इससे वस्त्र बनाने के लिए हमें घुमावदार, लचीला और जिसमें प्रतिस्कंदता का गुण हो, ऐसा रेशा हमको, इलास्टिसिटी का गुण हो, ऐसा रेशा हमको कपड़े बनाने के लिए चाहिए। लेकिन जो क्लास 3 वूल है उसमें क्रिम्प्ट की संख्या काफ़ी कम होती है और इसीलिए इससे हम वस्त्र नहीं बनाते हैं। इससे हम वस्त्र नहीं बनाते हैं तो इससे क्या किया जाता है, इससे कंबल बनाए जाते हैं और दरिया बनाई जाती है। ठीक है, कंबल और दरिया बनाई जाती है क्लास 3 वूल से। और जो क्लास 3 वूल है ये कैसा होता है, निम्न कोटि का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 इंच से 18 इंच। तो लंबा तो काफ़ी होता है बट इसमें जो गुण है निम्न कोटि का होता है। इसमें कपड़े बनाने के रेशे के गुण नहीं होते हैं। ये कैसा होता है, कमज़ोर होता है, खुरदुरा होता है, खुरदरे होता है और कैसा होता है, चमकहीन होता है और कड़े होते हैं। इसके बाल कड़े बालों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 3 वूल। अब हम देखेंगे क्लास 4 वूल क्या होता है। अब जो क्लास 4 वूल होता है जिसे हम चतुर्थ श्रेणी का वूल बोलते हैं, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये मिली जुली जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, मिली जुली जाति के भेड़ों से ये हमको प्राप्त होता है, भेड़ों से प्राप्त होता है। और इनसे जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, ये रेशे कैसे होते हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है, रेशे की लंबाई 1 से 16 इंच तक होती है। ठीक है, इन रेशों की लंबाई 1 से 16 इंच तक होती है। और ये जो रेशे होते हैं ये कैसे होते हैं, कड़े होते हैं, चिकने होते हैं, कड़े होंगे, चिकने होंगे और बालों के समान अधिकतर चमकीले होते हैं। ठीक है, चमकीले होते हैं। हमने जब
वून के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो लंबे रेशे होंगे वून के, वून में क्या होगी, चमक अधिक होगी। ठीक है, वो चमक कैसी होगी, आपत्तिजनक होगी, आंखों को चुभने वाली चमक होगी वून में, लंबे रेशे में। और जो छोटे रेशे होने उसमें जो चमक होगी वो अनोखी चमक होगी, आंखों को अच्छा रिलैक्स प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो लंबे रेशे हैं उनमें जो चमक होगी अत्यधिक चमक होती है, और जो आंखों को क्या करते हैं, चुभने वाली चमक होती है। और इनमें शालकों की संख्या यानी क्रिम्प की संख्या काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम या फिर होती नहीं है, 1 से 2 होती है, 2 ही होती है, 1 से 2 ही प्रति इंच होती है। जैसे हमने मैरिनो वूल में देखा था, उसमें प्रति इंच कितना हो रहा था, प्रति इंच शालकों की संख्या मैरिनो वूल में कितनी थी, 3000 से 4000 प्रति इंच थी मैरिनो वूल में। लेकिन जो क्लास 4th वूल है इसमें क्या है, शालकों की संख्या प्रति इंच में कितनी है, 1 से 2 है। तो हमें फर्क समझ में आ रहा है कि ये वूल कैसा होगा। ठीक है, जो क्लास 4th वूल है इसमें शालकों की संख्या काफ़ी कम यानी कि ना के बराबर समझ लो, और जो मैरिनो वूल है उसमें शालकों की संख्या 3000 से 4000 प्रति इंच थी, और यहाँ पे जो शालकों की संख्या है 1 से 2 प्रति इंच है। तो इसीलिए इस वूल को निम्न श्रेणी का वूल बोला जाता है। ठीक है, ये कैसा है, निम्न स्तर का वूल होता है। ठीक है, और इस वूल से कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं, दरियाँ बनाई जाती हैं, गलीचे बनाए जाते हैं और कालीन बनाई जाती है। ठीक है, कालीन बनाई जाती है इस वूल से, क्लास 4th वूल से। तो हमने ऊन की श्रेणियाँ देखी, क्लासेस ऑफ वूल देखा। जो सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, मैरिनो वूल देखा। मैरिनो वूल हमको कहाँ से प्राप्त होती, मैरिनो जाति के भेड़ों से प्राप्त हो रही थी, और ये भेड़ कहाँ पे पाई जाती है, स्पेन पर पाई जाती है। ठीक है, तो इससे जो ऊन प्राप्त हो रहा था वो हमको काफ़ी सुंदर प्राप्त हो रहा है, सुंदर प्राप्त हो रहा था। और इनमें शालकों की संख्या कितनी हो रही थी, 3000 से 4000 प्रति इंच शालकों की संख्या मैरिनो वूल में था, और इसको हम प्रथम श्रेणी का वूल बोल रहे थे। फिर जो सेकंड टाइप का हमने वूल देखा था जिसे हम क्लास 2 वूल बोल रहे थे, ये भी उत्तम श्रेणी का वूल था। और ये जो वूल हमको प्राप्त हो रहा था ये कहाँ से होता है, इंग्लैंड, आइसलैंड और स्कॉटलैंड, आयरलैंड में जो भेड़ पाए जाते हैं उनसे हमें ये वूल प्राप्त हो रहा था। और ये वूल क्या है, मैरिनो वूल जैसा ही था, लेकिन ये मैरिनो वूल के बराबर नहीं था। ठीक है, क्लास 2 वूल जो है इससे भी कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन ये वूल मैरिनो वूल जैसा नहीं था। इससे हम क्या बनाते हैं, जर्सी बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं और पुलोवर बनाते हैं क्लास 2 वूल से। फिर हमने देखा क्लास 3rd वूल, इसको हम निम्न श्रेणी का वूल बोल रहे हैं, और इनमें जो रेशों की लंबाई थी वो कितनी हो रही है, 4 से 18 इंच हो रही है। और ये वूल जो खुरदुरे होते हैं, कमज़ोर होते हैं और कड़कीले होते हैं, और इनमें शालकों की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है क्लास 3rd वूल में। और क्लास 3rd वूल से हम क्या बना रहे थे, क्लास 3rd वूल से हम कंबल बना रहे थे और दरिया बना रहे थे। फिर हमने देखा क्लास 4th वूल, क्लास 4th वूल है वो हमको कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये हमको मिली जुली जाति के भेड़ों से प्राप्त होती है। इनके रेशों की लंबाई 1 से 16 इंच होती है, ये हमें पता है कि ये हमें लंबे प्राप्त मिलते हैं। और जो लंबे रेशे होते हैं उनमें क्या होती है, आपत्तिजनक चमक होती है, जो चमक क्या होती है, आँखों को चुभने वाली होती है। ठीक है, और ये कड़े चिकने बालों के समान अधिकतर चमकीले होते हैं। ठीक है, और इनमें शालकों की संख्या 1 या 2 प्रति इंच होते हैं या फिर ना के बराबर होती है। ये निम्न स्तर का वूल होता है, क्लास 4th वूल जो होता है, और इससे हम जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, दरिया बनाते हैं, गलीचा बनाते हैं, कालीन आदि से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये देख लिया कि क्लासेस ऑफ वूल क्या होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।